Hello everyone, welcome to the first official video of my channel Target Not Set. आज हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू कोर्स। बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैंने डाली थी। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन ऑल एंड ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, whether it is any state or central government or any कोई भी एग्जाम हो, मतलब ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। एक तो मिनिमम है, एक से ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभार किसी एग्जाम्स के अंदर। तो आज का हमारा वो टॉपिक है सबसे बेसिक नर्सिंग फाउंडेशंस का एसिड बेस बैलेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस। बैलेंस को भी भूल जाओ, ठीक है, बैलेंस को देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो एसिड एंड बेस। सबसे पहले व्हाट इज एसिड। एसिड हम सबने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। सारे जितने भी साइंस ली थी, बैचलर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। एसिड होते हैं, सिंपल है, बेसिक पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, केमिस्ट्री में नहीं घुसूंगा ज़्यादा, ठीक है। एसिड सिंपली क्या है, एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, कहीं पे भी डालोगे वो चीज को जला देंगे, धुआं छोड़ते हैं, ठीक है। एकदम लेमन भाषा में, एकदम आसान भाषा में एसिड्स वो होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिड्स आर, राइटिंग का गाइस आई एम सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, खराब है, ठीक है, थोड़ा सा बस देख लेना। एंड बाकी रिव्यूज दे देना, मुझे बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है, साफ लिखना है, जो भी हो बता देना, ठीक है। Those solutions that gives or donates H plus ion, ठीक है। तो एसिड्स हमारे वो सॉल्यूशंस हैं जो कि किसी के साथ भी मिलने पे H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, वो होते हैं हमारे एसिड्स। अब एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी एक क्या होती है कि देज आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है, खट्टे होते हैं स्वाद में। सिंपल एसिड इतना ही है। अब आते हैं बेस पे। अब अगर एसिड H प्लस आयन को डोनेट कर रहे हैं तो कोई तो उसको लेगा ना। तो बेस ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, या कंपाउंड्स होते हैं जो कि H प्लस को रिसीव करते हैं, ठीक है, लेते हैं या टेक। और जो हमारे बेस होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो अब ये ब्लू लिटमस, रेड लिटमस ब्लू, ये छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एसिड्स के अंदर हमें और जानने, एसिड बेस बैलेंस के अंदर हमें और जानने की क्या जरूरत है। इसके अंदर अगर एसिड्स हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी और बेस है तो उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो एसिड जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिटी। और जो बेस शो करते हैं उनको हम कहते हैं बेसिसिटी, ठीक है। एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अब नेक्स्ट मैं रब करके बताता हूँ एसिडिटी और बेसिसिटी होती क्या है और ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक, कैसी कोई बेसिक है। कोई सॉल्यूशन या कोई
सॉल्यूशन ही कह सकते हैं हम, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं पीएच के बेसिस पे। पीएच की फुल फॉर्म मैं बता दूं, काफियों को नहीं पता होगी, वो होती है हमारी पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है, पीएच के बेसिस पे हम डिनोट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो लाइक पीएच में 1 से 14 होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, 1 to 14। तो जितने भी सॉल्यूशंस की वैल्यू पीएच वैल्यू 1 to 7 रहेगी, वो एसिडिक कहलाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी एसिडिटी में काउंट होगी। एंड जितनी की भी पीएच वैल्यू 8 to 14 होती है, उनको हम बेस कहते हैं और वो बेसिसिटी में काउंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया समझ। ठीक है, तो इतना आगे समझ। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो हमने बैलेंस का कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पीएच के बेस पे हमारी बॉडी का पीएच क्या होता है नॉर्मल, और वो किन बेसिस पे डिपेंड करता है। नॉर्मल जो हमारे प्लाज्मा का पीएच होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 7.35 से लेके 7.45, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, 7.35 से लेके 7.45 तक ये हमारा पीएच होता है। देन अब हमें ब्लड का पीएच कह लो या प्लाज्मा का पीएच कह लो, एक ही बात है। अगर ब्लड का पीएच का क्वेश्चन आता तो भी इतना ही, नॉर्मल पीएच यही जाता है। ठीक है, नॉर्मल है ये। तो हमारे बॉडी के अंदर सबको पता है इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, इतने सारे प्रोसेस, कभी कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कहीं बाइकार्बोनेट आ रहा है, कहीं कोई एसिड आ रहा है, कहीं कोई केमिकल आ रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से ना हमारा जो ब्लड होता है उसको बेसिक रहना जरूरी होता है, क्योंकि वो एसिडिक में चला गया तो आगे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। सो इस नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर 2 तरीके के बफर सिस्टम चलते हैं। अब बफर क्या होता है, देखो ये तो हो गया नॉर्मल, हमने अभी एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब आते हैं हम बैलेंस के ऊपर। ठीक है, अब बैलेंस मतलब एसिड बेस समझ लिया, अब एसिड और बेस को जो बैलेंस करेंगे हम, उस पूरे टॉपिक को हम कहते हैं या कंसेप्ट को हम कहते हैं एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, अब व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस मींस सिंपल इतना ही है कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस बॉडी के या ऐसे कुछ प्रोसेसेस जिससे कि इस हम एसिड एंड बेस को बैलेंस कर पाए, या कि एसिड और बेस की मतलब कुछ ना ही एसिड ज्यादा हो ना ही बेस ज्यादा हो, और आसान भाषा में बोला जाए तो इस पीएच को बैलेंस कर पाए। ब्लैक से लिख थोड़ा क्लियर, टू मेंटेन दिस pH, normal pH, टू मेंटेन दिस नॉर्मल pH, इसी को हम कहते हैं बैलेंस करना। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करते हैं? जो चीजें बैलेंस करती है ना, केमिस्ट्री में उन्हें हम कहते हैं बफर्स। ठीक है, BUFFERS, बफर्स कहते हैं हम उन्हें। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर ही बफर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी बफर और दूसरे होते हैं सेकेंडरी बफर। अब प्राइमरी को ही हम
टेम्परेरी बफर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंडरी बफर को हम परमानेंट बफर्स भी कह सकते हैं, परमानेंट बफर सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी बफर क्या होता है या सेकेंडरी बफर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइस प्राइमरी बफर सिस्टम क्या होता है। जो हमारा प्राइमरी बफर सिस्टम होता है वो 4 अलग अलग सब डिविजन्स में। हाँ, प्राइमरी बफर देखो, पहली बात तो जब भी कोई बॉडी के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी इज ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है, ये याद रखना, फिजियोलॉजी अगर है तो वो नॉर्मल ही रहेगी। ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी होती है, तो हम उसको पैथोलॉजी कहते हैं। तो अगर कोई भी पैथोलॉजी पहले किसी इंसान के अंदर होती है, किसी पेशेंट में होते हैं, तो उसके सबसे पहले, एंड अगर उस पेशेंट के अंदर कोई भी एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले बफर्स, प्राइमरी बफर काम करता है। ठीक है, प्राइमरी बफर्स 4 तरीके के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्राइमरी बफर सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी बफर सिस्टम के अंदर, प्राइमरी बफर सिस्टम से भी पहले हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम एसिडिटी एंड बेसिसिटी, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अगर 7 से कम होगा तो वो एसिड्स कहलाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी शो होगी एसिडिटी वाली। 8 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा पीएच, तो वो बेस कहलाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी होगी बेसिसिटी जैसी। तो जैसे, और इसके अलावा जैसे हमने नॉर्मल पीएच पढ़ा, वो क्या था, 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल है हमारा। ठीक है, अगर पीएच हमारा लेस देन 7.35 चला गया, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एसिडोसिस। और अगर यही पीएच हमारा ग्रेटर देन 7.45 चला गया, तो हम इसको कहते हैं एल्कलोसिस। ठीक है, एसिडोसिस मतलब कि ब्लड, अब एसिड ज्यादा हो रहा है, ब्लड के अंदर एसिड ज्यादा बढ़ गया, ब्लड के अंदर H+ ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं एसिडोसिस। और 7.45 से अगर ज्यादा हो गया, मतलब कि ब्लड बेसिक ज्यादा हो गया है। ठीक है, बेसिक मतलब कि तो बेस ज्यादा हो गया, यानी कि बेस हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे OH हाइड्रोक्साइड आयन हमारा बेस होता है ना, NaOH वगैरह हो गए। तो अगर 7.45 से ज्यादा होगा, तो उसका मतलब है कि बॉडी के अंदर बेस ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं एल्कलोसिस कहते हैं। बेसिलोसिस कुछ नहीं वर्ड होता, उसको हम एल्कलोसिस कहते हैं। ठीक है, एसिडोसिस पीएच 7.35 से कम एंड एल्कलोसिस पीएच 7.45 से ज्यादा। अभी इतना याद रखिए, उसके बाद आगे पूरा डिटेल में करेंगे एसिडोसिस का कब होता है, एल्कलोसिस कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब प्राइमरी बफर सिस्टम क्या होते हैं। प्राइमरी बफर सिस्टम में 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारा आता है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड हमारा होता है H2CO3 एंड बाइकार्बोनेट हमारा होता है HCO3-, ये बाइकार्बोनेट आयन होता है। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है, किसी अगर एसिडोसिस की अगर कंडीशन है, एसिडोसिस कंडीशन मतलब पीएच 7.35 से कम। ठीक है, पीएच अगर 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस होगा। और एसिडोसिस की कंडीशन में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन का एक रिएक्शन होता है, वो होता है हमारा H+ है। H+ पहले क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी एसिडोसिस है, प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड विल गिव, ये केमिस्ट्री की क्वेश्चंस है,
याद नहीं करना, इसको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। याद हमने पहले पढ़ लिया, जिसने पढ़ना था सब अच्छे से, ठीक है। H प्लस प्लस H2CO3 विल गिव CO2 प्लस HCO3 माइनस। अब ये जो CO2 है यही बॉडी के अंदर एसिड बनाता है और यही इसी से एसिडोसिस होता है, ठीक है। तो यही सारी जड़ का कारण है, सारी जड़ की बीमारी ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये होते हैं बेस क्या कहते हैं एल्कलॉसिस के अंदर। एल्कलॉसिस के अंदर कुछ नहीं, यही इक्वेशन पूरी उल्टी हो जाती है ना। एंड देन बेस का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बाइकार्बोनेट ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं, तो वो इस वजह से क्या कहते हैं एल्कलॉसिस होने लग जाता है, ठीक है। बस ये याद रखना, प्राइमरी बफर सिस्टम में 4 चीज होती है, इसलिए ये इसमें ज्यादा ध्यान देने का उतना नहीं है। मेन है जो सेकेंडरी बफर सिस्टम है, एंड प्राइमरी बफर सिस्टम को इसलिए हम टेम्परेरी बफर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। आगे जो आते हैं, सबसे पहले हमने प्राइमरी बफर सिस्टम में पढ़ा बाइकार्बोनेट आयन एंड हमारा कार्बोनिक एसिड। इसके बाद जो 3 हैं उनको ज्यादा कुछ देखने की, सिर्फ नाम याद रख लेना उनके। एक आता है फॉस्फेट आयन, तीसरा होता है हमारा एल्ब्यूमिन, एंड फोर्थ इज द हीमोग्लोबिन बफर। ठीक है। अब आप लोगों को सोच रहे होगा कि ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों भी वही काम करते हैं, ठीक है। बफर को मतलब एसिड एंड बेस को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर टेम्परेरी बेसिस के अंदर, एंड जल्दी से बैलेंस करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी यानी कि सबसे पहले यही काम करेगा, शॉर्टर एंड जल्दी पहले आ रहा है तो जल्दी काम करेगा, ठीक है, एंड शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए काम करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हम टेम्परेरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। टेम्परेरी भी कहते हैं इसीलिए। बाकी जैसे बाकी ये तीनों भी वही प्राइमरी के अंडर ही आता है, फॉस्फेट आयन बफर, एल्ब्यूमिन बफर एंड हीमोग्लोबिन बफर। बस इन तीनों के मैकेनिज्म्स वो कार्बोनिक एसिड वाले से अलग होते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है, काम इनका भी वही है। अब मेन चलते हैं सेकेंडरी बफर सिस्टम पे, जो हमारा काम आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर। तो गाइस प्राइमरी बफर सिस्टम आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम सेकेंडरी बफर सिस्टम पे। सेकेंडरी बफर सिस्टम जब काम करता है, एक तो ये जल्दी से काम नहीं करता, जल्दी से जागता नहीं है बॉडी के अंदर, कुंभकर्ण है धीरे धीरे जागता है, ठीक है। बट जब जाग जाता है तो पूरा काम खत्म करके उठता है, खत्म होता है, ठीक है। जब भी बॉडी के अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिससे कि बहुत ज्यादा ब्लड या तो एसिडिक हो रहा है या बेसिक हो रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें एसिड को या बेस को बाहर निकालना है। अब बाहर कहाँ से निकालेंगे, 2 ही रास्ते हैं बड़े बड़े वाले। अगर कोई सोच सकता है तो सोचे, बहुत अच्छी बात है। एक, सबसे पहले हमारी किडनीज, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी कौन सी है, किडनीज है, सबको पता है ये तो। बट सेकंड हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं, बताओ अगर कुछ थोड़ा सोच सके तो, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हमारा सेकंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो मेन काम करेगा बफर सिस्टम के अंदर, वो तो हमारा लंग्स। अब लंग्स कैसे आप कहोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो तो हमें सांस लेने में मदद करता है। सिंपली उसके अंदर ये होता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए दैट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे जो सेकेंडरी बफर सिस्टम है दैट इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ दैट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ये मीडिएट करता है, एक करता है लंग्स से एंड सेकंड करता है
किडनीज से, ठीक है। अब लंग्स कैसे हेल्प करती है? वाया एक्सक्रीशन और रिटेंशन किसका? CO2 का। और किडनीज कैसे हेल्प करती है? वाया एक्सक्रीशन या रिटेंशन ऑफ किसका? बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। बाइकार्बोनेट बेस होता है, CO2 एसिड होता है, आसान भाषा में एकदम याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये दो मेन बफर सिस्टम होते हैं। अब एंड लंग्स हमारा कैसे हेल्प करता है? रिटेंशन या एक्सक्रीशन ऑफ CO2, एंड किडनीज हमारी कैसे हेल्प करती है? बाय एक्सक्रीशन या रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब हम आगे जाने से पहले सबसे पहले जो बैलेंस, अभी तक हमने पढ़ लिया एसिड बेस बैलेंस, तो बैलेंस है, हमने जब नॉर्मल पीएच पढ़ा है तो नॉर्मल वैल्यूज भी पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती हैं किस किस की, उसके बाद हम इम्बैलेंस पर आएंगे। सो यस, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक दो चीज और लिख लेना, ठीक है। एक जो हमारा सबसे पहले हमारा प्राइमरी बफर होता है ना, प्राइमरी बफर, इसको हम 1 डिग्री बफर लिख रहा हूं मैं। प्राइमरी बफर को हम केमिकल रेगुलेशन भी कहते हैं, केमिकल रेगुलेशन ऑफ पीएच। एंड सेकेंडरी बफर को हम फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ पीएच भी कहते हैं, ठीक है। देन ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज है। पीएच का नॉर्मल पहले पहले ही बता देते थे, फिर भी दोबारा 7.35 7.45 PCO2 का वैल्यू, ये P मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो होती है 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg। देन इज बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस इज बाइकार्बोनेट आयन, तो इसकी वैल्यू होती है 21 से 28, या कई जगह पे आपको 22 से 27 भी मिल सकती है, ठीक है, या 20 से 27 भी मिल सकती है, इट वेरीज बुक्स टू बुक्स, ठीक है। बट ज्यादातर 21 से 28 ली जाती है, वो होती है 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन इज PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है नॉर्मल। एंड देन इज SaO2। अब SaO2 क्या होता है? SaO2 हमारा होता है सैचुरेशन ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये होती है हमारी 95 से 100%। तो ये हमारी सारी क्या है? नॉर्मल वैल्यूज। इसके अंदर हमें आगे जाके जब हम इम्बैलेंस देखेंगे, ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा एक पोटेशियम रेगुलेशन और है, ठीक है, एक दो लाइनों का है, वो देख के उसका जब हम इम्बैलेंस पे जाएंगे, इम्बैलेंस के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैं 3 चीजें देखने की जरूरत है सिर्फ, एक पीएच, दूसरा PCO2, तीसरा HCO3, बस ये 3। ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओनली इन क्वेश्चंस, ठीक, कुछ लेना देना नहीं है। बी एसिड बेस बैलेंस, या फिर हम और ज्यादा थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, आर्टीरियल ब्लड गैस ABG के अंदर में मेनली जो हमारा इंडिकेशन होता है वो पीएच, PCO2 एंड HCO3 के बेसिस पर ही होता है, एंड डायग्नोसिस भी इन्हीं 3 के बेसिस पर करा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। तो जैसे मैंने बताया प्राइमरी बफर को केमिकल रेगुलेशन है, सेकेंडरी बफर को हम फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन कहते हैं, और एक और तीसरा आता है, हम उसको K+ रेगुलेशन कह सकते हैं, या पोटेशियम रेगुलेशन कह सकते हैं, पोटेशियम रेगुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है। अब पोटेशियम कैसे रेगुलेट करता है पीएच को? जब भी एसिडोसिस होगा, मतलब कि H+ इंक्रीज करेगा कहाँ? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। तो पोटेशियम क्या करेगा?
पोटेशियम क्या करेगा, विल गेट आउट ऑफ द सेल, विच विल लीड टू व्हाट, hyperkalemia, and vice versa in case of alkalosis. रुक जाओ, रब कर देता हूं। In case of alkalosis, जब H प्लस हमारा सेल के बाहर जाएगा, ठीक है, तो K प्लस क्या करेगा, हमारा K प्लस यानी कि पोटेशियम है, वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा वैस्कुलर क्या कहते हैं, थर्ड, वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उसमें से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, गोज इनटू द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा कौन, पोटेशियम इनटू सेल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। सो देखो, एसिडोसिस का मतलब, इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आएगा जो कि काफी क्वेश्चन में काम आएगा, और इससे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, कि pH इज inversely proportional to H plus and H plus is directly proportional to K plus, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर pH प्लस बढ़ेगा तो pH कम होगा। अब H प्लस बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो pH कहाँ जाएगा, कमी तो होगा, ठीक है। कम कैसे होगा, 7.35 से कम हो जाएगा pH अगर H प्लस बढ़ता रहेगा तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर H प्लस कम होगा तो pH क्या करेगा, H प्लस कम हो गया, एसिड कम हो गया, तो pH क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, pH बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, 7.45 से ऊपर जो चला जाएगा, ठीक है। तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, बट H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K प्लस। क्यों, अभी एल्कलोसिस का ही लिख रखा है, तो इसी के एग्जांपल्स देखते हैं। H प्लस सेल के बाहर चला गया, ठीक है, H प्लस थर्ड स्पेस में चला गया, कहीं चला गया, ठीक है, तो सेल के अंदर कम हो गया वो। जैसे ही H प्लस कम हुआ है ना, तो पोटेशियम क्या करेगा, अंदर चला जाता है सेल के, ठीक है। H प्लस उधर से कम हुआ, और हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से मेजर करते हैं, हम अपने वे ब्लड वेसल से करते हैं, यानी कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से करते हैं, ठीक है। अब वहां पे ब्लड वेसल्स के अंदर, नॉर्मल सीरम के अंदर, जब नॉर्मल सीरम से पोटेशियम सेल के अंदर चला जाएगा तो पोटेशियम वहां भी कम, सीरम के अंदर कम हो जाएगा, लीडिंग टू हाइपोकैलेमिया। उधर से H प्लस कम हो गया, इधर से K प्लस कम हो गया, ठीक है, दोनों कम हो गए, लीडिंग, तो इसका मतलब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि H प्लस कम होगा तो K प्लस कम होगा, और H प्लस बढ़ेगा तो K प्लस भी बढ़ेगा, ठीक है। विच लीड्स टू दिस, क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, स्टार मार्क कर लो इसको, इस रिलेशन को। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस एंड H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K प्लस। मतलब कि अगर किसी डिजीज के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारा CKD का कोई पेशेंट है, CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके अंदर मैं बता देता हूँ। क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर क्या होता है, हमारा पोटेशियम का लेवल बढ़ता है, ठीक है। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर किडनीज एक्सक्रीट नहीं कर पा रही हैं और पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है, तो पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, तो थ्रू दिस रिलेशन पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो H प्लस भी बढ़ेगा, और H प्लस बढ़ा है ना, H प्लस बढ़ा तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये है pH के प्रोपोर्शनल, लेकिन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, pH के। अब K प्लस बढ़ा, H प्लस बढ़ा, H प्लस बढ़ा तो pH कम, किससे कम, pH विल बी लेस देन 7.35, लीडिंग टू क्या, एसिडोसिस,
ठीक है, तो दिस इज नोन एज एसिडोसिस। ऐसे ही अल्कलोसिस के केस के अंदर होगा। ठीक है, तो ये होता है, ये रिलेशन को मेन याद रखना। इस मेन रिलेशन को यहाँ पे भी आ गया पूरा, है ना। If K plus is increased, H plus will be increased. If H plus is increased, then pH will be less than 7.35, which will lead to acidosis. कुछ भी हो सकता है, और रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, एंड मेटाबॉलिक भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एंड उसको बैलेंस क्या, बैलेंस के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन कौन से बफर होता है। प्राइमरी बफर हमारा केमिकल रेगुलेशन, सेकेंडरी बफर हमारा फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, एंड तीसरा हमारा है के प्लस रेगुलेशन ऑफ पीएच, यानी कि पोटेशियम कैसे रेगुलेट करता है। एक और चीज, जैसे कि मैंने बताया ये बाहर चला गया, ये अंदर चला गया, ये क्यों कर रहा है पोटेशियम, क्योंकि सेल पोटेशियम को सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। जितने बाहर प्लस है उतने बाहर, उतने अंदर माइनस होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बाहर प्लस ही प्लस है और अंदर नेगेटिव ही नेगेटिव है, मतलब प्लस एक जगह बहुत ज्यादा हो गया, एक जगह बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो दिक्कत आ जाती है, पैथोलॉजी उसी को हम कहते हैं। ठीक है, to maintain the electrical neutrality of the cell, potassium is exchanging in and out of the cell as per the changes in the H plus ion. ठीक है, अब एसिड बेस हमने बैलेंस तो पढ़ लिया, अब हमें हेडिंग डालनी चाहिए इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। चार तरीके के इम्बैलेंस होते हैं। अब देखो, अब ये इम्बैलेंस भी हम कैसे डिसाइड करते हैं, सॉरी, देखो, जब हमने जो दो हमारे मेन सेकेंडरी बफर्स होते हैं, या उनको मेन बफर भी कहा जाता है, या परमानेंट बफर भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे लंग्स एंड किडनीज। अब या तो लंग्स हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो अगर लंग्स की दिक्कत आएगी, कोई भी लंग्स की कोई भी पैथोलॉजी आएगी हमारी, तो रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या तो बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा, या फिर अंदर ही रह जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक तरह का हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो दो तो हमारे ये हो गए, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके अलावा दो और हमारे इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेट। अब ये देखो, ये तो हमारे लंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब लंग्स अलग हो गए, हमारी पूरी बॉडी अलग हो गई। पूरी बॉडी के अंदर कितने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों, हमें गिनती भी नहीं कर सकते इन चीजों की। ठीक है, तो पूरी बॉडी के बाकी के प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए दो इम्बैलेंसेस और होते हैं, जो ऊपर एसिड या बेस के ज्यादा घटने बढ़ने से होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, अब वो मेटाबॉलिक की वजह से हो रहा है या रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सिंपल सी बात एक है, एसिडोसिस कोई भी हो उसके अंदर पीएच होगा लेस देन 7.35, और एल्कलोसिस कोई भी हो उसमें होगा पीएच ग्रेटर देन 7.45। ठीक है, ये बेसिक सी चीज याद रखनी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस की, चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब
कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखो, अल्कलोसिस माने लेस देन 3.5 pH। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी हम क्यों कह रहे हैं इसे, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ड्यू टू एनी ऑफ द एबनॉर्मेलिटी, हमारी लंग्स की एबनॉर्मेलिटी या कोई और भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, बट ये क्योंकि यहाँ से हमारे लंग्स यहाँ पे बफर एज ए बफर सिस्टम काम करते हैं एंड लंग्स से हमारा CO2 ज्यादा निकलता है ना, तो इस वजह से हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, अब ये इसका मेन जो कारण होता है, द मोस्ट कारण जिसकी वजह से हम कहते हैं रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है ये, तो वो होता है हमारा हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, वो हमारा कारण होता है हाइपरवेंटिलेशन। ठीक है, तो हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है, हमारी RR इंक्रीज कर जाती है। अब RR हमारी नॉर्मल कितनी होती है, 12 से 20। रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है, डेप्थ भी इंक्रीज हो जाती है। इसको तो हम कहेंगे टैकिपनिया, अगर सिंपल भाषा सिर्फ RR बढ़ेगी तो, है ना, बट अगर ये दोनों बढ़ जाएंगे तो हम कहते हैं हाइपरवेंटिलेशन, एंड इसके अंदर हमारी रेट जो है वो 20 से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, RR ग्रेटर देन 20 हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं हाइपरवेंटिलेशन। जब अब इसमें क्या है, मैं ज्यादा तेज भी ले रहा हूँ यानी कि टैकिपनिया, है ना, ज्यादा लंबी भी ले रहा हूँ यानी कि डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है, रेट भी इंक्रीज हो रही है, और मैं ज्यादा छोड़ भी रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहते हैं हाइपरवेंटिलेशन, जिस भी कारण की वजह से हाइपरवेंटिलेशन होने लग जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में होगा क्या होगा, हमारा एक्सक्रीशन ऑफ CO2 विल इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ CO2 लीडिंग टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। एंड कुछ एग्जाम कॉजेज इसके और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी लंग्स की कंडीशन हो जाए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले लंग्स की कंडीशन से पहले इसके हम कॉजेज, रुको, कॉजेज एक तो हमारे हो गए, इसका सबसे पहले आएगा फीवर। ठीक है, फीवर मोस्ट कॉमन हमारा सिम्टम है किसी भी पैथोलॉजी के अंदर। फीवर के अंदर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें क्या लगता है कि बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, क्योंकि इन्फेक्शन है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा है। ठीक है, तो फीवर के अंदर क्या होता है, हमारी सांस तेज चलती है। सांस तेज क्यों चलती है, ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए। ऑक्सीजन तो अंदर ज्यादा चला जाता है, बट हाइपर वेंटिलेशन की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड आउट भी हो जाता है। सबसे बड़ा मेन है इसके अंदर फीवर। इसके अलावा एंग्जाइटी। ठीक है, कोई भी साइकेट्रिक इलनेस है या कुछ है, तो उसके अंदर अब वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट भी, उसके अंदर हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकती है, हाइपो वेंटिलेशन भी हो सकती है। ठीक है, वो अगर ऐसे जल्दी जल्दी करो तो हाइपो वेंटिलेशन होगी, तो उस केस में फिर एसिडोसिस हो जाएगा। बट कभी कभी एंग्जाइटी के अंदर पेशेंट या तो बहुत लंबी लंबी सांसें भी लेने लग जाता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर अल्कलोसिस भी हो सकता है। देन एंग्जाइटी हो गई, कोई ट्रॉमा हुआ है ना, उससे पेशेंट से सांस ही नहीं ली जा रही, तो लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें ले रहा है ना। इसके अलावा कुछ और रीजन है, इसके अलावा कोई पेन है ना, जैसे और पेन हो गया, या फिर जैसे एक हिस्टीरिया में भी होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके हो गए कॉजेज। अब इसके अंदर साइन एंड सिम्टम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अंदर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वही हो गया इंक्रीज्ड RR एंड डेप्थ, है ना। एंड इसके अंदर हमारा और सिम्टम्स अगर रिलेटेड टू और कोई क्या कहते हैं, और किसी कॉज, जो भी कॉज है, कॉज स्पेसिफिक इसके अंदर मेनली हमें क्या कहते वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर अल्कलोसिस हो रहा है तो पोटेशियम का लेवल इसके अंदर कम हो जाएगा।
पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एल्कलॉसिस मतलब कि H+ कम यानी कि K+ कम, ठीक है, वो रिलेशन याद कर लेना। एंड और इसके अंदर एक और मेन कॉज भी होता है, वो होता है हमारा लो डोज एस्पिरिन। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि लो डोज एस्पिरिन किस तरीके का हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस कराती है, तो उसका आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। याद रखना, लो डोज एस्पिरिन कराता है सिर्फ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये क्या करता है, जब कम डोज के अंदर एस्पिरिन दी जाती है ना, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्रेन के अंदर होता है हमारा मेडुला के अंदर, उसको एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ बढ़ जाती है। वो बढ़ने की वजह से हमारा एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ CO2 हो जाता है, विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। ये इसके कॉजेज हो गए, साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट देखा जाए, ट्रीटमेंट इसका क्या है, पेपर बैग ब्रीदिंग, जो इनिशियल हम कर सकते हैं। पेपर बैग ब्रीदिंग जैसे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ज्यादा चला गया, तो कोई भी ब्राउन कलर का पेपर लेके, जैसे कोई पेपर बैग आता है, उसको पेशेंट को कहो कि जैसे वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है ना, तो उसी के अंदर पेपर बैग के अंदर ही सांस ले और छोड़े भी, क्योंकि उससे क्या होगा, जब वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा पेपर बैग के अंदर, तो वहीं से वो सांस लेगा वापस, है ना, तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कराने में हेल्प करेगा। तो इसका मेनली पेपर बैग ब्रीदिंग है या फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब pH लेस देन 7.35। ठीक है, तो इसके हमारे सबसे पहले कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी ऐसी पैथोलॉजी जिसके अंदर हमारा क्या हो रहा हो, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा हो। हाइपोवेंटिलेशन जैसे मतलब कि ऐसे ऐसे एकदम जल्दी सांस ले रहा हो, है ना, और डेप्थ उसकी बिल्कुल कम हो, बिना 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 किसी डेप्थ की, जब डेप्थ कम हो, छोटी छोटी सांसें जल्दी सांसें ले रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। अब उससे क्या होगा, जल्दी कोई बंदा सांस ले रहा है तो क्या हो गया, तुम तो कहोगे अच्छा है ना, ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है, बट ऐसा नहीं होता। जल्दी सांस ले रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ढंग से बाहर ही नहीं निकल पाती, वो लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होती है, फिर लंग्स से क्या, वो कैपिलरीज के थ्रू, माइक्रोवास्कुलर के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन, उसी की वजह से क्या हो जाता है हमारा, जैसे कि एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है, या कह लो इंक्रीज इन H+। ठीक है, इंक्रीज इन H+ हो जाता है वो, तो ऐसा हो जाता है। एंड देन और जो इसके मेन कॉज होते हैं वो होते हैं इसके हमारे साइकेट्रिक पेशेंट्स। साइकेट्रिक पेशेंट्स हो गए, है ना, और भी काफी सारे कॉजेज होते हैं इसके अंदर हमारे, जैसे कि और जो मेन पैथोलॉजी आ गए, COPD वगैरह के पेशेंट्स आ गए, है ना, या अस्थमा के पेशेंट्स आ गए हमारे पास, या निमोनिया के आ गए, है ना, या और कोई जैसे कि फाइब्रोसिस वाली कंडीशंस हो गए, फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस वगैरह हो गया, है ना। इसके अलावा हमारा कोई भी और लंग वैस्कुलेचर का ऐसा डिजीज जो कि जैसे जो कि वो हो गया ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस तो ऐसे COPD में भी आ जाता है ना, बाकी लिख दिया, ब्रोंकाइटिस हो गया या एम्फाइसीमा आ गया, वो COPD के अंदर आ गया। ठीक है, या फिर ब्रोंकाइटिस भी आ गया,
ठीक है, मतलब जो भी ऐसी कंडीशन ना जिसके भी अंदर CO2 बाहर नहीं जा पा रहा बॉडी के बाय लंग्स, तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर हमारा CO2 रिटेन होगा, CO2 रिटेन होगा मतलब कि एसिड बढ़ रहा है, एक तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होगी सबसे पहले तो, क्योंकि अगर वो ये COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इन सब कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की जाने की दिक्कत होगी, पेशेंट का सांस बहुत फूलेगा, वो शैलो ब्रीदिंग करेगा वो। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन माने शैलो ब्रीदिंग करेगा वो, जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो वो ना ढंग से ऑक्सीजन जा पाएगी, ना ढंग से ना ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाएगी, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा और ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहेगा। तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज एसिडोसिस, इंक्रीज इन H+, which will proportionally lead to increase in K+ also। तो ये हाइपरकैलेमिया भी होगा यहाँ। ठीक है, हाइपरकैलेमिया को भी लीड कर सकता है। ठीक है, वेरीज टू पेशेंट। एंड तो इसके ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनली। इसके ट्रीटमेंट जो इसका होता है वो मेनली अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल रुको, अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हमारी निमोनिया हो गई है ना, निमोनिया वगैरह होगा तो एंटीबायोटिक वगैरह से ठीक हो जाएगा जल्दी से। पर अगर जैसे उसकी हमारी ब्रोंक्यूल्स की कंडीशन है, जैसे अस्थमा वगैरह हो तो उसके अंदर हमें पहले तो ब्रोंकोडायलेटर्स देने पड़ेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स है ना, म्यूकोलाइटिक्स, क्योंकि अगर चाहे अस्थमा हो है ना, COPD हो, इन्फेक्शियस निमोनिया वगैरह कंडीशंस और फाइब्रोसिस वगैरह, उसके अंदर क्या होगा, हमारा स्पुटम इकट्ठा होगा, तो उसके लिए हमें म्यूकोलाइटिस देने पड़ेंगे ताकि म्यूकस वहां से डिप्लीट हो सके। ठीक है, बाकी यहाँ और इसके मेन कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर भी होता है, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर भी एक बहुत बड़ा कॉज है इस चीज का। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, म्यूकोलाइटिक देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है, स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेंगे, हमारे इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, ब्रोंकल्स को डायलेट करेंगे, म्यूकोलाइटिक्स हमारा स्पुटम को कम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कॉज है उसको तो ट्रीट करना ही करना है, मेन इसका वेंटिलेटरी सपोर्ट भी एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट होता है इन लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज। अगर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बीमारी जैसे फाइब्रोसिस वाला कंडीशन वगैरह या लंग मेटास्टेसिस वगैरह हो गया है, ठीक है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वेंटिलेटर सपोर्ट इज द ओनली RX। ठीक है, इन लेटर स्टेजेस, क्योंकि फिर ना मतलब क्या कहते हैं, जो नॉर्मल डिजीज कंडीशन तो चल जाती है, बट ज्यादा लंबे समय तक है तो लंग्स भी थक जाते हैं फिर, तो यही होता है फिर इन द लेटर स्टेज वेंटिलेटर सपोर्ट इज द ओनली, इसका हम क्या कह सकते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट कह लो या फिर ऑक्सीजन थेरेपी कह सकते हैं हम, O2 थेरेपी भी, O2 थेरेपी से अगर चल रहा है बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट नॉर्मल O2 थेरेपी से, बट नहीं तो उसके बाद फिर वेंटिलेटर सपोर्ट जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा इम्बैलेंस है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम क्यों कह रहे हैं इसको, पहले तो रेस्पिरेटरी कह रहे थे इसको, अब मेटाबॉलिक क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है अगर किसी भी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, ठीक है, एक्सेप्ट इन्वॉल्विंग द लंग, ठीक है, किसी और मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ रहा है, तो उस सारे प्रोसेस को हम, उस सारे पैथोलॉजी को हम कहते हैं, या इम्बैलेंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा, pH वही ग्रेटर देन 7.45, ओ सॉरी pH एल्कलोसिस का लिख दिया मैंने, pH लेस देन 7.35, ठीक है, एसिडोसिस हो रहा है क्योंकि। अब इसके हमारे कॉजेज क्या क्या जाएंगे, कॉजेज हमारे होंगे सबसे पहले तो मेजर कॉज CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक रीनल फेलियर या CRF, तो कुछ भी कह लो,
ठीक है, सीकेडी या सीआरएफ। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि सीकेडी के अंदर क्यों होता है एसिडोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि किडनी का हमारा मेजर काम होता है। मैंने शुरू में ही बताया था जब बफर सिस्टम समझा रहा था कि हमारे दो मेजर सिस्टम है, लंग्स एंड किडनी। ये दोनों बफर करते हैं बॉडी के इम्बैलेंस को ठीक करने के अंदर। ठीक है, अगर लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो किडनी उसकी जगह ढंग से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लंग्स में, जैसे हमने पहले देखा था, लंग में एसिडोसिस हो रहा है, मतलब लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर H प्लस आयन बढ़ेगा। तो किडनी क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा कि बाइकार्बोनेट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना लग जाए, क्योंकि किडनी के हाथ में H प्लस नहीं है, इसीलिए किडनी के हाथ में है बाइकार्बोनेट। किडनी विल एब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट एज मच एज इट कैन इन केस ऑफ एसिडोसिस ड्यू टू रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, वैसे ही अगर कोई मेटाबॉलिक का केस है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब पीएच इससे कम, यानी कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस तो हो रहा है लेकिन वो मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो लंग्स क्या करेगा इस केस के अंदर, हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देगा कि भैया ऑलरेडी बढ़ रखा है, किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। सीकेडी का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि भाई किडनी काम नहीं कर रही, बाइकार्बोनेट ना एब्जॉर्ब हो रहा ना कुछ हो रहा, सारे वेस्ट बढ़ी जा रहे, सारे वेस्ट बढ़ रहा है, H प्लस भी बढ़ रहा है। अगर वैसे किडनी नहीं काम कर रही तो मैं तो काम करूँ, लंग्स ऐसा कहते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं, किडनी के छोड़ो भाई मैं ही कर लेती हूँ, तो लंग्स हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देते हैं। हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो एटलीस्ट एक तरफ से थोड़ी तो दिक्कत कम हो जाती है। दूसरी दिक्कत देखो, उस चीज से वो किडनी की जब तक प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तब तक नहीं जा सकती, बट एटलीस्ट दूसरी और एक्स्ट्रा एक्सेसिव इंक्रीज नहीं होता, एक दिक्कत को तो कम कर जा सकता है, वो लंग्स अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे, सीकेडी हो गया, सीआरएफ हो गया, या फिर डीके हो गया हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, या फिर हो गया हमारा हाइपरकैलेमिया। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर भी हाइपरकैलेमिया होता ही होता है। तो हाइपरकैलेमिया अब क्यों हो रहा है, हाइपरकैलेमिया यानी कि इंक्रीज इन के प्लस, वो रिलेशन ज्यादा, अगर के प्लस इंक्रीज करेगा तो H प्लस इंक्रीज करेगा, एंड पीएच पीएच कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज इन पीएच। तो इसलिए यही होता है, हाइपरकैलेमिया के अंदर भी यही होता है ना। बाकी मैनिफेस्टेशन इसके अंदर, अगर देखो किडनी में दिक्कत आ रही है तो क्या होगा, साइनस सिम्पटम्स तो लंग्स कंपनसेट करेगी। कैसे कंपनसेट करेगी, हाइपर वेंटिलेट करके। इसका और कॉज है वो भी हो सकता है, इसका क्या कहते हैं, डायरिया। अब डायरिया हो गया उसका, ठीक है। और डायरिया के अलावा एक होता है हमारा हाई डोज एस्पिरिन। जैसे लो डोज एस्पिरिन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करा रही थी ना, तो हाई डोज एस्पिरिन क्या कराता है हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। ठीक है, किडनी पे काम करता है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके अलावा हमारे साइनस सिम्पटम्स वापस आते हैं, हाइपर वेंटिलेशन होती है, फ्रूटी स्मेल आती है इन केस ऑफ डीके। ठीक है, एंड कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होती है, मेन फीचर है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होती है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, इसको हम कहते हैं कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। ये हमें जिस जिस जहां जहां पर हमारा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, वहां कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन बिल्कुल देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये हमें हाइपरकैलेमिया में दिखेगी, हमारे डीके में भी दिखेगी, जहां जहां पे एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा वहां पे हमारी कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन आएगी ही आएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका है जो भी हमारा अंडरलाइन कॉज है उसको ठीक करो। अगर सीकेडी है तो डायलिसिस करो या फिर ट्रांसप्लांट करो। डीके है तो सबसे पहले जो प्राइमरी मैनेजमेंट होता है उसको हमारा फ्लूइड देने का वो दो, देन इंसुलिन फॉलोड बाय इंसुलिन। हाइपरकैलेमिया है तो हाइपरकैलेमिया के लिए हम काफी सारे मैनेजमेंट होते हैं, हमारा सैल्ब्यूटामॉल दे दो, है ना, या फिर हमारा इंसुलिन दे दो, प्लस इंसुलिन प्लस D5 दे दो। तो वो उस हिसाब से जो अंडरलाइन कॉज है उसको ठीक कर दोगे तो एसिडोसिस अपने आप ठीक हो जाएगा।
अब एक लास्ट हमारा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बचा जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर क्या हो रहा है, पीएच 7.45 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू इसके कॉजेज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के सबसे पहले तो हमारा हो जाता है एक्सेसिव वोमिटिंग। ठीक है, कॉजेज एक्सेसिव वोमिटिंग। अब क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, उल्टी में क्या होता है, हमारा H+ होता है पेट के अंदर, है ना, तो वो बाहर आएगा तो H+ कम हो जाएगा, H+ कम होगा तो पीएच भी हमारा पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा यानी पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सेसिव वोमिटिंग एक इसका कॉज है। इसके अलावा हमारा कोई डायरेटिक्स अगर कोई पेशेंट ले रहा है, डायरेटिक्स क्या करेंगे, यूरिन के थ्रू H+ को ज्यादा बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एंड H+ को भी बाहर निकालेंगे, H+ से पहले वो K+ को बाहर निकालेंगे। पोटेशियम ज्यादा बाहर चला गया तो H+ अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम को मेनली बाहर एक्सक्रीट करते हैं डायरेटिक्स, पोटेशियम, सोडियम वगैरह को एंड कैल्शियम वगैरह को, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डायरेटिक हम दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन एक्सेसिव वोमिटिंग हो गया, डायरेटिक्स हो गया, इसके अलावा हो गया हमारा मेन कॉज मैसिव VT। अब सबसे पहले तो काफियों को ये नहीं पता होगा मैसिव VT किसको कहते हैं। ठीक है, अगर 24 आवर्स में 10 यूनिट से ज्यादा ग्रेटर देन 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड दे दिया तो हम उसको कहते हैं मैसिव VT। ठीक है, तो अगर मैसिव VT की कंडीशन में क्यों होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि हमारा ब्लड के अंदर 4 चीजें होती हैं, एडिनाइन, डेक्सट्रोज, सिट्रेट एंड एक और होता है। ठीक है, तो 4 चीजें होती हैं, तो मेन जो सिट्रेट होता है ना, सिट्रेट क्या करता है, सिट्रेट ब्लड के अंदर बाइंड कर जाता है किससे, बाइकार्बोनेट से। अब बाइकार्बोनेट से बाइंड करके ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कराता है। ठीक है, मैसिव VT के अंदर और वो भी होता है, क्या कहते हैं, हमारा हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी देते हैं, बट यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करेंगे। सिट्रेट टॉक्सिसिटी हम इसको कहते हैं, सिट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से अगर मैसिव VT हो गया, दे रहे हैं हम, मैसिव VT ज्यादा हो गया, अगर 10 यूनिट से ज्यादा दे तो उसको मैसिव VT कहलाता है वो, ड्यू टू एनी ऑफ द हेमरेज, कोई कंडीशन है पेशेंट के वेरी करता है वो, तो सिट्रेट टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। जो सिट्रेट क्या करता है, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट से बाइंड करके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाता है। ठीक है, साइनस सिम्टम इसके क्या होंगे कि साइनस सिम्टम इसके चक्कर आना, वही सर दर्द हो जाना बहुत ज्यादा, है ना, कॉमन सिम्टम्स तो होंगे। इसके अलावा एल्कलोसिस है क्योंकि किडनी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, किडनी से जा रहा है सारा, तो लंग्स क्या करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सोचो। अगर किडनी से दिक्कत हो रही है तो लंग्स फिर से अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कर रहे थे, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे कि लंग्स अपना, क्योंकि हमारा वो ज्यादा बाहर जा रहा है ना, कट, तो लंग्स जो है हमारा इसके अंदर क्या करेंगे, हाइपोवेंटिलेट करने लगेंगे। हाइपोवेंटिलेट वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बचाएंगे, क्योंकि एल्कलोसिस है, H+ बाहर जा रहा है ज्यादा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा रिटेन करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 4 तरीके के। सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, देन वो बैलेंस कौन करते हैं, 2 तरह के बफर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तीसरा फिर वो पोटेशियम बफर भी होता है, मतलब पोटेशियम वो बैलेंस होता है वो, तो ठीक है। तो प्राइमरी बफर हमने 4 चीजें पढ़ी। प्राइमरी बफर के अंदर हमारा कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आयन एंड हमारा हीमोग्लोबिन बफर एंड चौथा एल्ब्यूमिन बफर। ठीक है, इनके सिर्फ नाम याद करना। सेकेंडरी बफर यानी कि परमानेंट बफर, यानी कि लॉन्ग टाइम बफर, ठीक है, जो जल्दी देर से काम करते हैं बट लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे आते हैं लंग्स एंड किडनीज। अगर लंग्स में दिक्कत होगी तो किडनी उसको मेंटेन करेगी, किडनी में दिक्कत होगी तो लंग्स उसे मेंटेन करेगी। उसके अंदर 4 तरीके के इम्बैलेंसेस आते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये हमने 4 पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैलेंस इम्बैलेंस खत्म होता है।